वो इस बात से बेखबर थी कि मैंने अपना उपनाम बदल लिया है, इसलिए वह मुझे कभी ढूंढ नहीं पाई। दोबारा मिलने के 2 हफ्तों से भी कम समय में हमने अपनी सारी गलतफहमियां दूर कर ली थीं, लेकिन फिर भी मैंने उसके साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने की उसकी गुजारिश को ठुकरा दिया, क्योंकि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह नहीं थी। बस मेरे लिए प्यार से ज्यादा मेरी पढ़ाई और मेरा करियर मायने रखते थे। मैं अपनी पढ़ाई और इंटर्नशिप में लगा रहा, और बाद में मुझे पता चला कि क्लोई और कैलेब के बीच अनबन हो गई है। पता चला कि वे दोनों बचपन के साथी नहीं थे और न ही उनके परिवार आपस में करीबी थे। ये सब तो बस क्लिकबेट वाली खबरों ने मनगढ़ंत बना रखा था। कैलेब तो बस क्लोई के असिस्टेंट्स में से एक था और उसके लिए काफी लंबे समय से काम कर रहा था। पर विक्टोरिया के हमले के बाद जब क्लोई ने अपने कई भरोसेमंद लोगों को खो दिया, तब कैलेब इसलिए टिका रहा क्योंकि उसने खुद को वफादार साबित किया था और वो जल्द ही ऊंचे ओहदे पर पहुंच गया। लेकिन उसने अपनी बॉस की निजी जिंदगी में दखल देकर अपनी हद पार कर दी थी। इसलिए 1 महीने बाद कैलेब ने स्टर्लिंग होल्डिंग्स छोड़ दी। लोगों ने मुझसे पूछा कि मैंने बदला क्यों नहीं लिया, पर सच कहूं तो इसका कोई फायदा नहीं था। आगे बढ़ जाना ही बेहतर था, क्योंकि जिंदगी में करने के लिए और भी बहुत सी मजेदार चीजें थीं। कुछ महीनों बाद पूरी कंपनी को पता चल गया कि क्लोई मेरे पीछे पड़ी हुई है, और इसकी शुरुआत एक क्लाइंट मीटिंग के दौरान हुई। वो क्लाइंट नए अमीर बने खानदान की एक घमंडी अधेड़ उम्र की औरत थी, जिसे युवा लड़कों पर डोरे डालने का बड़ा शौक था। इस बार उसने मुझे चुना, और यहाँ तक कि उसने मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश भी की, लेकिन वो क्लाइंट थी, इसलिए मैं बस उससे बचकर पीछे हटता रहा। तभी वहां से क्लोई गुजरी और उसने सब देख लिया। क्लोई स्टर्लिंग बिजनेस की दुनिया में अपने गुस्से के लिए जानी जाती थी। वो तमतमाती हुई अंदर आई और उसने उस औरत के बाल खींच लिए। क्लोई ने खुद पर काबू नहीं रखा और वह औरत उसका मुकाबला नहीं कर पाई। तो कंपनी की इज्जत बचाने के लिए मैं तुरंत आगे बढ़ा और मैंने क्लोई को कमर से पकड़कर पीछे खींचते हुए कहा कि बस करो। क्लोई का गुस्सा तुरंत गायब हो गया। उसने अपना हाथ नीचे किया, फिर मेरी तरफ मुड़कर मुस्कुराई और बोली, ठीक है, जैसा तुम कहो। उस मुस्कान ने पूरी कंपनी को हैरान कर दिया, क्योंकि हर कोई जानता था कि मिस स्टर्लिंग कितनी बेरुखी से भरी और पहुंच से बाहर हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो इतनी नरम भी हो सकती हैं। बस ऐसे ही मैं रातों रात मशहूर हो गया और स्टर्लिंग होल्डिंग्स में हर कोई मेरा नाम जान गया, क्योंकि मेरा नाम उसके टैटू से मिलता था और मैं एक स्टूडेंट भी था, तो इशारा बिल्कुल साफ था। बाद में मैंने क्लोई से पूछा कि तुम हमेशा लोगों को क्यों मारती रहती हो, तो उसने कहा कि मुझे लोगों को मारना पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी कानून उन्हें रोक नहीं पाता, तब पिटाई ही इकलौता रास्ता बचती है। मैं अपने कर्मचारियों को परेशान नहीं होने दे सकती, चाहे वो कोई क्लाइंट ही क्यों ना हो। मैंने कुछ देर तक उसे एकटक देखा और फिर कहा, याददाश्त वापस आने के बाद भी तुम काफी शानदार हो। जिस पर क्लोई समझदारी से मुस्कुराई। मेरी इंटर्नशिप लगभग खत्म होने वाली थी और मैंने तय कर लिया था कि आगे क्या करना है, इसलिए मैंने नक्शे पर दूर फैले नॉर्थ स्टार हाईलैंड्स की तरफ इशारा करके कहा कि ग्रेजुएशन के बाद मैं अपने घर वापस जाऊंगा और उस इलाके को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करूंगा। तो वो बोली, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं वहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स ला सकती हूँ और गाँव के बच्चों के लिए स्कूल की इमारतें और किताबें भी दान कर सकती हूँ। मैंने चौंक कर पूछा, रुको, क्या हमारे स्कूल की लाइब्रेरी तुमने ही दान की थी? क्योंकि उसने अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया और उसके चेहरे के भाव बेहद कोमल हो गए और वो बोली, मैं तुम्हें अंधेरे में रोशनी की एक अकेली किरण के सहारे पढ़ते हुए कभी नहीं भूल सकती। जिस तरह तुम अपनी किताब में खोए हुए थे, वही पहली बार था जब मुझे तुमसे प्यार हुआ था। मैंने कंपनी में बहुत तेजी से काम सीखा और जब मेरी 6 महीने की इंटर्नशिप खत्म हुई तो हमारे विभाग ने एक आउटिंग का प्लान बनाया। स्टर्लिंग होल्डिंग्स ने पैसे खर्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, खासकर तब जब उन्हें पता चला कि यह मेरी विदाई पार्टी है। इसलिए हमारे विभाग के मुखिया ने एक बड़ा बजट पास कर दिया ताकि सब मजे कर सकें। चूंकि सर्दियों का मौसम था, मॉर्गन ने सिल्वर क्रेस्ट पहाड़ पर चढ़ने का सुझाव दिया और क्लोई भी साथ आई। और तब तक दफ्तर में हर किसी को इसकी आदत हो चुकी थी कि मैं जहां भी होता वो कभी मुझसे दूर नहीं रहती थी। सिल्वर क्रेस्ट बहुत खूबसूरत था, लेकिन तभी एक आफत आ गई। उस रात जब सब लोग सिल्वर क्रेस्ट लॉज में खाना बना रहे थे, तभी एक सहकर्मी ने पूछा, मिस स्टर्लिंग अभी तक वापस नहीं आई हैं? क्लोई दोपहर में निकली थी और अभी तक वो वापस नहीं आई थी और ऐसा लग रहा था कि बर्फबारी होने वाली है, जिससे मुझे घबराहट होने लगी, क्योंकि एक बार बर्फ गिरने लगी तो पहाड़ का रास्ता बंद हो जाता। वह कहाँ गई? क्या वो सुरक्षित है? मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। मैंने और मेरे कई साथियों ने आधे घंटे तक खोजबीन की, लेकिन क्लोई का कोई अता पता नहीं चला, जिससे मेरी चिंता और बढ़ गई। पहाड़ों में मोबाइल नेटवर्क बहुत खराब था और फोन भी नहीं लग रहे थे। शाम ढलते ही एक स्थानीय निवासी ने मुझे सही रास्ता बताया, क्योंकि उसने पगडंडी के पास एक खूबसूरत टूरिस्ट को देखा था। मैं तुरंत उस तरफ भागा और थोड़ी दूरी से ही मुझे क्लोई दिखाई दे गई। वो बर्फ से ढकी जमीन पर बैठी हुई थी और ये बिल्कुल वैसा ही डरावना मंजर था जैसा 3 साल पहले दिखा था। जिस दिन हम मिले थे वो बर्फीले तूफान में बिल्कुल ऐसे ही बैठी थी और एक पल के लिए मुझे लगा कि फिर से कुछ अनहोनी हो गई है। क्लोई, क्लोई। तेज हवा में मेरी आवाज दब गई और वो हिली तक नहीं, तो मैंने घबराकर जोर से चिल्लाया, क्लोई। उसने अचानक सिर उठाया और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ईथन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी तो चिंता के मारे जान ही निकल गई थी।
तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? मैं एक पौधे की तलाश में आई थी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि ये बर्फ के बीच से उगता है और ये तुम्हारी तरह ही मजबूत है। उसने धीरे से अपनी हथेलियां खोलीं, जिसके अंदर बर्फ से ढका एक छोटा सा अंकुर था। इसे यहीं छोड़ दो, अगर बर्फ पिघल गई तो ये बच नहीं पाएगा। इसे मत ले जाओ। ठीक है। और क्लोई ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसे वापस वहीं रोक दिया। इससे पहले कि बर्फीली हवाओं का अगला झोंका आता, मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, चलो क्लोई, अब वापस चलते हैं। रास्ते भर क्लोई और मैंने एक दूसरे का हाथ थामे रखा। कल सुबह सूरज की पहली किरण पड़ने पर पहाड़ की चोटी सोने की तरह चमकेगी। क्या तुम देखना चाहोगी? हाँ। क्या हम इसे साथ मिलकर देखें? बिल्कुल। मैं तुम्हें सुबह जल्दी जगा दूंगा। उसकी जरूरत नहीं है, हम इसे अपने कमरे से एक साथ देखेंगे। क्लोई को यह बात समझने में एक पल लगा और फिर वो खुशी के मारे लगभग उछल ही पड़ी और अपना सारा धीरज खो बैठी। अच्छा हुआ कि आसपास कोई सहकर्मी नहीं था। फिर भी उसे इस तरह देखकर वो बिल्कुल वैसी ही नादान लग रही थी जैसी को मैं पहले से जानता था। हम सिल्वर क्रेस्ट लॉज लौटे और सबको बताया कि हम सुरक्षित हैं। काफी देर हो चुकी थी, इसलिए सब जल्दी ही सोने चले गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, क्लोई अपने पंजों के बल खड़ी हुई और मुझे चूम लिया। बर्फ की वजह से उसके होंठ अभी भी ठंडे थे और वो बोली, मैं तुम्हारी परीक्षा खत्म होने वाली रात से ही ऐसा करना चाहती थी। जाहिर है कि अगली सुबह हम सोने जैसा वो खूबसूरत सूर्योदय नहीं देख पाए, पर कोई बात नहीं, हमें आगे भी मौके मिलने वाले थे। नॉर्थ स्टार हाईलैंड्स प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद क्लोई और मैंने शादी कर ली। शादी बहुत सादगी से हुई क्योंकि मुझे चीजें साधारण पसंद हैं और उसने सारे फैसले मुझ पर छोड़ दिए थे। अपनी शादी में क्लोई अपने मिजाज के उलट मुझसे भी ज्यादा रोई और बोली, अब मेरे पास एक घर है। तो मैंने भी कहा, अब मेरे पास भी है। वक्त के थपेड़ों में भटकती दो अकेली रूहें आखिरकार एक दूसरे से मिल गई थीं। शादी की अगली सुबह क्लोई मेरे पास नहीं थी। अपनी बेरुखी के लिए मशहूर वो सीईओ किचन में एप्रन पहने खड़ी थी। हमारे पास 2 कटोरी एग नूडल्स बनाने लायक ही सामान बचा था। माँ के हाथ के एग नूडल्स हमेशा से मेरे पसंदीदा थे, पर मैं कभी उनकी तरह स्वाद नहीं ला पाया। सिर्फ क्लोई ने ही माँ से उनका असली तरीका सीखा था। बर्तन से उठती भाप के साथ एक सादी और सुकून देने वाली खुशबू आ रही थी और अचानक मुझे माँ की याद पहले से भी ज्यादा सताने लगी। उस गरीब गांव में उन्होंने मुझे बेइंतहा प्यार और सब्र दिया था। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी रोज मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। वो खुद भूखी सो जाती थी, पर मेरे लिए किताबें और स्कूल का सामान उधार मांगने हर जगह दौड़ती थी। उनके प्यार ने ही मुझे यहाँ तक का रास्ता तय करने की हिम्मत दी थी। माँ, अब मेरा अपना परिवार है और करियर भी है। क्या आप मुझे देख पा रही हैं? उस भाप से मेरी आंखें लाल हो गईं और तभी क्लोई ने पीछे से आकर मुझे बाहों में भर लिया। ईथन, अब मैं तुम्हारा परिवार हूँ। घर किसी महंगी स्पोर्ट्स कार से नहीं बनता, बल्कि हमारे सुबह से शाम तक साथ रहने और अपनी रसोई से उठते हुए धुएं को देखने से बनता है।